कागज कलम तैयार है, बात पे एम्फेसिस देता रहा हूं आपको बार बार कि प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, अपने हाथों से चीजों को लिखने की आदत जरूर डालिए। आपने डॉक्टर बनना है तो भाई लिखना तो पड़ेगा ही। आप चलिए एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एक बार जरा रिकॉल कर लीजिए, कितनी अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने जाना। हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, which forms the floor of diencephalon। हाइपोथैलेमस एक न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं जो कि न्यूरो हार्मोन्स बनाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है, वो हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स स्टोर होते हैं, हर बार हर सेशन में हम उनका जिक्र करते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। दोनों हार्मोन्स बनते तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में है, स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते। एंटीरियर पिट्यूटरी भी बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है, जैसे प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों को गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टारगेट ऑर्गन गोनाड्स है। आज हम एलएच और एफएसएच को फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में जानें। पिट्यूटरी के बाद हमने पाइनियल का जिक्र किया था, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, सीट ऑफ द सोल भी कहते हैं। पाइनियल जो है वो मेलाटोनिन सीरोटोनिन हार्मोन्स बनाती है, याद है ना सारी बातें। सर्कैडियन रिदम रेगुलेट करती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। थायराइड ग्लैंड के बारे में जाना हमने, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड है, बाइलोब्ड है, दोनों लोब्स को सेंट्रल कनेक्टिव टिश्यू इस्थमस जोड़ के रखता है। थायराइड में फॉलिकल्स होते हैं जिनके पास चीफ सेल्स हैं जो थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं। टायरोसिन अमीनो एसिड से T3 T4 बनते हैं। T3 इज ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 इज टेट्राआइडोथायरोनिन। T4 का ही दूसरा नाम थायरोक्सिन होता है। थायरोक्सिन से रिलेटेड हमने कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़े थे, क्रेटिनिज्म के बारे में भी जाना था अगर आपको याद। अच्छा, मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन वर्क्स बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ थायरोक्सिन, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। पैराथायराइड के बारे में जाना था, पैराथायराइड हार्मोन बनाती है जो कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता है। थायराइड के द्वारा सिक्रीट होने वाला थायरोकैल्सिटोनिन भी कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता है। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जाना था, एड्रीनल को सुप्रा रीनल भी कहते हैं, सिचुएटेड अबव द किडनीज। राइट एड्रीनल ग्लैंड, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल का आउटर रीजन एड्रीनल कॉर्टेक्स जिसके पास स्टेरॉइडोजेनिक सेल्स हैं। एड्रीनल का इनर रीजन एड्रीनल मेडुला, मेडुला सिक्रीट्स कैटेकोलामीन्स, डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रीनलिन। एड्रीनल मेडुला को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स की अलग अलग जोन्स थी, याद है आपको, लास्ट सेशन में पढ़ा था। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। कोलेस्टेरॉल प्रिकर्सर होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए। जोना ग्लोमेरुलोसा बनाती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरॉन, राइट। जोना फेसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल। ऐसे ही जोना रेटिकुलरिस गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जिसमें एंड्रोस्टेरॉन, डीहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टिन्स, ये सब पढ़ा था। थाइमस ग्लैंड के बारे में भी बता चुका हूं जी, प्रेजेंट क्लोज टू योर हार्ट। बचपन तक थाइमस प्रोमिनेंट है, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस श्रिंक करती जाती है, इसीलिए थाइमस को रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। Thymus training school of T lymphocytes. Thymus is throne of immunity. According to immunity theory of aging, degeneration of thymus is one of the causes of aging. Thymus में Hessel's corpuscles बताया था ये भी, जो कि फेगोसाइट है। ठीक है जी, तो आज जिक्र करेंगे मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां पैनक्रियास का, टेस्टिस का एंड ओवरीज का। चलो कहानी शुरू करते हैं हम इस इंपॉर्टेंट ग्लैंड से जो कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। नोट करो साथ साथ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और जिसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। सो पैनक्रियाज में देयर इज एक्सोक्राइन पार्ट
and there is endocrine part. एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है भाई? जहां पे डक्ट होगी, है ना? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस. एक्सोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियास का, दे आर कॉल्ड pancreatic acini. What are they called? Pancreatic acini or acinar cells. ये बनाते हैं pancreatic juice, which is the richest digestive juice. Why? Because it has enzymes for digestion of every kind of food. Proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, सबको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं. सो पैनक्रियाटिक जूस इज द रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस. एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा. इट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये एंडोक्राइन पार्ट है. तो ये हार्मोन्स बनाते हैं. इसमें अलग अलग तरह के सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, जो अभी हम स्टडी करें. पैनक्रियास वैसे भी याद रखना हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है. सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पैनक्रियास. और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है भाई? वो तो पता ही आपको, लिवर है, राइट? चलो आगे बढ़ते. आपको याद होगा पैनक्रियास के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था वहां भी मैंने आपको बताया था. डिओडिनम की लूप जो बनती है वहां पे पैनक्रियास है. लिवर से आने वाली राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों जुड़ती हैं तो बनती है कॉमन हेपेटिक डक्ट. उसके साथ गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट जुड़ती है तो कॉमन बाइल डक्ट बनती है. कॉमन बाइल डक्ट आके पैनक्रियास की डक्ट के साथ जुड़ती है तो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनती है. याद है आपको ये चीज? राइट नाउ पैनक्रियास डीपली लोकेटेड ऑर्गन है और पैनक्रियास का अगर इन्फेक्शन हो जाए, पैनक्रिएटाइटिस, तो उसका इलाज हो पाना बड़ा ही मुश्किल होता है. दिख रहा है आपको पैनक्रियास? एकदम भुट्टे जैसा लग रहा है ना, राइट? कॉर्न जो होता है. पैनक्रियास लाइज इन द बेंड ऑफ द डिओडिन, composite gland that is exocrine as well as endocrine. दोनों काम करती है, इसलिए भाई हम हेट्रोक्राइन भी कहते हैं. Now, पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है बेटा, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक एसिनाई और एसिनर सेल्स. इनका काम क्या होता है एसिनर सेल्स का? दे प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस विच इज रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस. व्हाई? बिकॉज इसमें सभी तरह के एंजाइम्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए. आपको याद होगा हमने पढ़ा था ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं ना. ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस, राइट? सो ये पैनक्रियाटिक जूस जो है रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस है क्योंकि इसमें हर तरह के फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है जैसे स्टार्च के लिए, लिपिड्स के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेस है, न्यूक्लियेसेस हैं. तो सभी तरह के फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस को रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. ना जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का, ये एंडोक्राइन पार्ट 1 से 2%, मतलब मैक्सिमम 99% के करीब तो एक्सोक्राइन पार्ट है. 1-2% एंडोक्राइन पार्ट है जो पैनक्रियास की टेल वाले रीजन में लोकेटेड है और उसको कहते हैं बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स. अब 3 सेल्स याद रखो, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स. इसके अलावा ना पी सेल्स भी होते हैं. लेट मी राइट हियर, देयर आर पी सेल्स आल्सो. पी सेल्स क्या रिलीज करते हैं? दे प्रोड्यूस, नोट कर लीजिएगा, दे प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक polypeptide. They produce pancreatic polypeptide. It regulates overall pancreatic activity. Pancreas की exocrine activity, pancreas की endocrine activity को ये regulate करता है. चलो लिख लेते हैं. Pancreatic polypeptide regulates overall pancreatic activity. ठीक है, याद रहेगा. P cells, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. अब आप देखते हैं ये अल्फा सेल्स क्या बना रहे हैं, ये बीटा सेल्स क्या बना रहे हैं और ये डेल्टा सेल्स क्या बना रहे हैं. सो ये है जी आपके सामने.
अल्फा सेल्स, ए सेल्स भी कह देते हैं जिन्हें, ये बनाते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। ये दो मेन हार्मोन्स याद रखना, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन। सोमेटोस्टेटिन आपको याद है, जो यहाँ पे डी सेल्स बना रही है, सोमेटोस्टेटिन। हमने जब हाइपोथैलेमस पढ़ा था वहां पे मैंने आपको एक हार्मोन बताया था, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते थे उसे। सोमेटोस्टेटिन था, वो हाइपोथैलेमस वाला सोमेटोस्टेटिन था। ये पैनक्रियास का सोमेटोस्टेटिन, ध्यान रखना, इसका लोकल एक्शन है पैनक्रियास पर, राइट ना। बीटा सेल्स जो हैं वो बनाते हैं इंसुलिन। तो हमें तीन हार्मोन्स यहां पे नजर आए, अल्फा सेल्स का ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स का इंसुलिन, डेल्टा सेल्स या डी सेल्स का सोमेटोस्टेटिन। फंक्शन देखते हैं। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ग्लूकागॉन ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। देखिए, ग्लूकोज C6H12O6 जो आपने पढ़ा है, दैट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी सेल्स। शरीर के सेल्स को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। ब्लड का जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो 80 टू 120 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। 80 से 120 के बीच में ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है। अब ये बढ़ता भी रहता है और ये घटता भी रहता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज स्टोर किस फॉर्म में होता है, क्या आपको याद है? द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज ग्लाइकोजन। लिवर में, मसल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होता है। In fact, every growing tissue of the body can store some amount of glycogen. किडनीज, प्लेसेंटा, यहां भी ग्लाइकोजन है। लिवर एंड मसल में लार्ज अमाउंट में ग्लाइकोजन होता है। सो ग्लाइकोजन जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजन से बना ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन के इस टूटने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं। व्हाट इज ग्लाइकोजीनोलाइसिस? लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ ग्लाइकोजन से तोड़ के ग्लूकोज बनाने का ये जो काम है, ये ग्लूकागॉन करवाता है। तो ग्लूकागॉन प्रोटीनेशियस हार्मोन है, पेप्टाइड है ये। इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजीनोलाइसिस। सो मैं ये लिख देता हूं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस प्रक्रिया को ग्लूकागॉन हार्मोन स्टिमुलेट करता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। जो हार्मोन ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा उसको हम हाइपरग्लाइसीमिक कहेंगे। याद रखना, ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, और जो हार्मोन ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम कर देगा, जैसे इंसुलिन, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक। इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिल करके ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज करके रखते हैं। ग्लूकागॉन पढ़ लीजिए, आपके लिए लिखा है, इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और दूसरा इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब आप कहते हैं ना ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन सकता है, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनता है। सो हमारा शरीर ये जानता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को भी ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करना है। उसी प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकागॉन जो है, इट एक्ट्स मेनली ऑन द सेल्स ऑफ लिवर और द हेपेटोसाइट्स, बिकॉज हेपेटोसाइट सेल्स में, लिवर सेल्स में ग्लूकोज स्टोर्ड है ग्लाइकोजन की फॉर्म। चल, नेक्स्ट हार्मोन आ गया इंसुलिन। इंसुलिन जो है बेटा, इट इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या है? हाइपो मतलब कम। सो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे डिक्रीज करेगा? ये दो तरीके से डिक्रीज करेगा। ये सेल्स को कहेगा कि भाई तुम ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लो फटाफट, ग्लूकोज ब्लड में है ज्यादा तो इसके यूज कर लो, खा जाओ इसे। सो इट स्टिमुलेट्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स। इंसुलिन की कमी हो जाने से यही तो समस्या है कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, लेकिन सेल्स फिर भी ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बिकॉज इंसुलिन नहीं है। सो लेट मी राइट हियर, इंसुलिन, very important thing I am going to tell you. Note कर लो. Insulin helps in entry of glucose into body cells. अगर इंसुलिन नहीं है तो आपके शरीर के सेल्स ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा जिन इंसान को डायबिटीज है, जिन लोगों को, इंसानों को डायबिटीज होता है या शुगर होती है, उनका तो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है। तो ज्यादा ब्लड शुगर लेवल तो अच्छी बात है, उनको ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
भाई जब इंसुलिन नहीं है ना या इंसुलिन कम है तो सेल्स ग्लूकोज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, दे आर क्राइंग फॉर ग्लूकोज, चाहे ग्लूकोज अवेलेबल है, क्योंकि वो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा। दो सेल्स ऐसे हैं शरीर में विच डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ इंसुलिन फॉर ग्लूकोज अपटेक। वो सेल्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आरबीसीज एंड न्यूरॉन्स। RBCs and neurons do not require help or the assistance of insulin for glucose uptake. This is important. इनको मदद नहीं चाहिए। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई डायबिटीज पेशेंट है, आपने उसका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मलाइज करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया, हाई डोज ऑफ इंसुलिन दे दिया, तो वो तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा, डायबिटिक कोमा। वो कैसे? बिकॉज जब आपने ज्यादा इंसुलिन डाल दिया उसके ब्लड, तो पूरे शरीर के पास ज्यादा मदद आ गई, ज्यादा हेल्प आ गई कि भाई इंसुलिन आ गया ढेर सारा, फटाफट ग्लूकोज इस्तेमाल करो। लेकिन दो सेल्स तो बेचारे फंस जाएंगे ना, इनसे तो ग्लूकोज छीन लिया जाएगा, इनको तो वो इंसुलिन वाली मदद चाहिए नहीं थी, वो इंसुलिन वाली मदद तो दूसरे सेल ले गए। सो टू सेल्स गेट डिप्राइव्ड ऑफ ग्लूकोज इफ यू हैव हाई डोज ऑफ इंसुलिन, और वो दो सेल्स हैं आरबीसीज एंड न्यूरॉन्स, और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स। समझे आप बात? हाई डोज ऑफ इंसुलिन क्यों खतरनाक हो जाता है? बिकॉज इंसुलिन अगर ज्यादा हुआ ब्लड में, ग्लूकोज स्टार्ट्स रनिंग टूवर्ड्स ऑल दोज सेल्स which are taking help of insulin for glucose uptake. आरबीसी और न्यूरॉन कहेंगे भाई हम तो मदद मांग ही नहीं रहे थे इंसुलिन से, इंसुलिन तुम मदद के रूप में आ गई और तुमने तो बाकी सेल्स का फायदा कर दिया, हमारा नुकसान कर दी, हमें अब ग्लूकोज मिल ही नहीं पाएगा। यू गॉट इट? राइट जी। सो इंसुलिन जो है ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। दो तरीके से कम करता है, एक तो इंसुलिन हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू बॉडी सेल्स, और सेकंड है इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकागॉन में ग्लाइकोजीनोलाइसिस था, लाइसिस मींस टूटना, ये है ग्लाइकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। सो जितना फालतू ग्लूकोज होगा, इंसुलिन लिवर से कहेगा कि लिवर भैया तुम जो है इस फालतू ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना लो। ठीक है जी। सो ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का टूटना, इंसुलिन ग्लूकागॉन ही रेगुलेट कर रहे। सो इंसुलिन ब्लड का ग्लूकोज लेवल दो तरीके से कम करता है, एक तो सेल से ही कहता है कि तुम ग्लूकोज को इस्तेमाल करो, एंड सेकेंडली जितना फालतू ग्लूकोज है उससे ग्लाइकोजन का निर्माण करवाता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाता है। अब ये सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, इंसुलिन इंक्रीजेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज को इस सेल के अंदर जाना है, ये रहा सेल का न्यूक्लियस, तो ग्लूकोज सेल के अंदर तभी घुसेगा अगर इंसुलिन प्रेजेंट है सफिशिएंट मात्रा में। राइट जी। चलो आगे बढ़े। इंसुलिन इज डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो वी आर कॉलिंग इट हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाना, ये वो कंडीशन। ये हिपेटोसाइट्स पे भी एक्ट कर रहा है और एडिपोसाइट्स पे भी एक्ट करता है। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? फैट स्टोरिंग सेल्स। एक्सेस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स। अब आप देखो कितना सही तालमेल बना हुआ है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के द्वारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल स्टेबलाइज करने। दोनों हार्मोन्स का रोल है। ग्लूकागॉन and insulin together maintain glucose homeostasis. Homeostasis means maintenance of constant internal environment. Insulin hypoglycemic, glucagon hyperglycemic. इसका मतलब है ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, इंपॉर्टेंट। Insulin and glucagon are antagonistic hormones. Glucagon increases blood sugar level, insulin brings it down. Together, they are balancing the sugar level in your blood. Normal blood sugar level 80 to 120 milligrams per 100 ml होता है। एक तीसरा हमने हार्मोन पढ़ा था जो डेल्टा सेल्स या डी सेल्स बना रहे हैं, that is somatostatin, which is again a peptide hormone. Somato word is related to growth. Growth inhibiting hormone, याद है, जो hypothalamus में भी था। It suppresses release of other pancreatic hormones and from the other hormones from digestive tract also. हमारी alimentary canal से भी तो और कई hormones आते हैं ना। So basically ये अल्फा और बीटा सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा था, somatostatin. Now
पैनक्रियास कैन टेस्ट शुगर। कितनी स्ट्रेंज बात है, टेस्ट शुगर से मतलब क्या है कि भाई अल्फा बीटा सेल्स को कैसे पता चलेगा कि हमें कब इंसुलिन बनाना है, कब ग्लूकागॉन बनाना है। जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है पूरे शरीर में, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, पैनक्रियास के जो सेंसर्स हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इंसुलिन ग्लूकागॉन का लेवल एडजस्ट होता है शरीर में। सो इन अ वे पैनक्रियास इज टेस्टिंग दी ब्लड शुगर। डिसऑर्डर्स क्या क्या रिलेटेड है पैनक्रियास से? भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो किसी चीज का हाइपर सिक्रेशन हुआ या हाइपो सिक्रेशन। सो पैनक्रियास से इंसुलिन ग्लूकागॉन की गड़बड़ होने से डिसऑर्डर्स हैं, ज्यादातर इंसुलिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमने पढ़े। मेन चीज जो आपने पढ़ी होगी डायबिटीज मेलिटस, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। डायबिटीज वर्ड का मतलब पता है आपको? डायबिटीज मींस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ना, इसी के साथ एक टर्म लगा पीछे, मेलिटस। मेलिटस मींस स्वीट, मीठा, हनी, शहद, राइट? बिकॉज व्हाई मेलिटस वर्ड यहाँ यूज किया है? यूरिन ऑफ द पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज होता है, राइट? दैट्स व्हाई द टर्म मेलिटस इज यूज्ड। ओके, नाउ डायबिटीज मेलिटस या हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में जानते हैं कुछ? रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया और इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन लेवल अगर कम हुआ, या फिर इंसुलिन लेवल तो ठीक है पर सेल्स के पास रिसेप्टर्स नहीं है इंसुलिन के, वो भी तो एक कारण हो सकता है। हर हार्मोन को रिसेप्टर्स तो चाहिए, तो सेल्स के पास अगर लेस नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं या नॉन रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स हैं जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, राइट? एक्सेस ग्लूकोज विल बी पास्ड आउट थ्रू यूरिन। बॉडी एक लिमिट तक ही नेफ्रॉन्स में ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है। आपने पढ़ा था जो बोमेंस कैप्सूल है वहां पे फिल्ट्रेशन हुआ, नेफ्रिक फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो ग्लूकोज जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पीसीटी में एंटायर ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब। लेकिन अगर ग्लूकोज एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करता है 180 मिलीग्राम्स पर 100 ml, ये मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू बताई थी आपको एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में, अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल 180 मिलीग्राम से ज्यादा हो गया तो किडनीज उसे एब्सॉर्ब नहीं करेंगी, वो यूरिन में पास आउट हो जाएगा। सो ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसयूरिया। तो पेशेंट का यूरिन अगर हम चेक करें हमें ग्लूकोज पॉजिटिव मिलेगा। जब यूरिन में ग्लूकोज आ गया इसका मतलब है ब्लड में 180 की वैल्यू क्रॉस कर चुका। सेल्स के लिए ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, ग्लूकोज एंटर ही नहीं कर सकता सेल्स में क्योंकि इंसुलिन नहीं है। कीटोसिस हो जाएगा, कीटोन्स। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। देखिए भाई शरीर के सेल्स ग्लूकोज नहीं इस्तेमाल कर रहे तो एनर्जी के लिए कुछ तो इस्तेमाल करेंगे, तो फैट्स टूटने लगते हैं। फैट्स के टूटने से कीटोन्स बनते हैं, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ये कीटोन्स हैं। तो ब्रेथ ये वॉलेटाइल है तो सांस में दुर्गंध होगी, ब्लड सर्कुलेशन लंग्स की तरफ भी तो जाता है, तो लंग्स जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को बाहर निकालते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट के ब्रेथ में भी कीटोन्स की स्मेल हो सकती है अगर कीटोन्स का लेवल ज्यादा। डायबिटीज मेलिटस के लक्षण क्या? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशेंट को यूरिनेशन के लिए जाना पड़े। फ्रीक्वेंट थर्स्ट, इतना ज्यादा यूरिन पास आउट होगा तो उतनी प्यास भी लगेगी ऑब्वियसली। पॉलीडिप्सिया कहते हैं इसे, पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट। स्लो वुंड हीलिंग, कहीं जख्म हो जाएगा, चोट लग जाएगी, आसानी से हील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टिश्यू जब रिपेयर करते हैं अपने आप को तब भी तो ग्लूकोज लेवल चाहिए ना, उन्हें एनर्जी चाहिए। इंसुलिन ही नहीं है ठीक से तो फिर टिश्यूज रिपेयर कैसे करेंगे? कमजोरी होगी, एक थकावट होगी, शरीर में कीटोन्स का लेवल ज्यादा होगा। ये डायबिटीज मेलिटस के लक्षण है। एक डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस वर्ड का मतलब होता है टेस्टलेस। यहां पे यूरिन ऑफ द पेशेंट डज नॉट कंटेन शुगर, डिफरेंस है। ये किसकी कमी के कारण है? इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच अगर हो गया, एडीएच का लेवल कम हुआ, नेफ्रॉन्स में पानी एब्सॉर्ब नहीं होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज पास्ड आउट। इतना ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पास आउट होगा तो पेशेंट को उतनी प्यास भी लगेगी। एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया, इसलिए इसको ड्रिंकर्स डिजीज भी कहते हैं।
एक्सेसिव थर्स्ट लगता है पेशेंट को। डायबिटीज इंसिपिडस और मेलिटस में अंतर है, डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन से रिलेटेड है, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज का इलाज क्या है? एक तो ये है कि भाई हम ऐसी दवाइयां देते हैं, ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि पैनक्रियास को स्टिमुलेट करे कि भाई तुम ज्यादा इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन को और ज्यादा इफेक्टिव करवाते हैं सेल्स पे। और कई बार है कि इंसुलिन अगर बन ही नहीं पा रहा ठीक से, तो बाहर से पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी भी देनी पड़ती है, हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं पेशेंट को। लेकिन हर बार इंजेक्शन लेने से पहले अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना जरूरी होता है पेशेंट के लिए, बिकॉज मान लीजिए अगर ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है और पेशेंट ने इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया, तो मैंने आपको बताया ना वो डायबिटिक शॉक, जिसे डायबिटिक कोमा कहते हैं, वो समस्या हो सकती है। चलिए, ये तो था हाइपरग्लाइसीमिया की ग्लूकोज ज्यादा हुआ। अगर उल्टा हो गया, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, राइट जी, डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिलो द नॉर्मल। नॉर्मली मैंने कहा इतना लेवल रहता है, इससे कम हो गया, मान लो 60 चला गया ब्लड ग्लूकोज लेवल, 50 हो गया, 40 हो गया, तो ये और भी ज्यादा परेशानी वाली बात है। पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, स्वेटिंग होगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, वीकनेस है, कंफ्यूजन है, बिकॉज न्यूरॉन्स आरबीसीज दोनों को ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन तो ग्लूकोज स्टोर कर ही नहीं सकता, पढ़ा था ना हमने। Neurons, they cannot store glucose, they require a constant supply of nutrients. Cerebral blood flow continuously बना रहना चाहिए। So blood का ग्लूकोज लेवल कम होना भी नुकसानदायक है और ज्यादा होना भी नुकसानदायक है। अगर पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो इमीडिएटली रिलीफ क्या है, पानी में चीनी घोलिए फटाफट, शुगर तो घर में होती है, और पेशेंट को पिला दीजिए। या घर में कोई ऐसा ड्रिंक पड़ा हुआ है जो मीठा है पीने के लिए, राइट, वो पेशेंट को फटाफट दे सकते हैं। कोई मैंगो ड्रिंक है या कोई भी फ्रूट बेस्ड ड्रिंक है तो वो दिया जा सकता है। चलिए, एक सवाल हो जाए, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? ऑल द बेस्ट बोल दूं पहले? चलो, ऑल द बेस्ट, सही जवाब दीजिएगा सोच समझ के। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये पैनक्रियास के कौन से सेल्स हैं? एंडोक्राइन सेल्स हैं, और इंसुलिन बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करता है। चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं गोनाड्स। गोनाड्स मींस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। व्हाई वी कॉल देम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? ध्यान दीजिए, वो इसलिए बिकॉज दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन गैमीटोजेनेसिस। इनका काम होता है गैमेट्स को बनाना। गैमेट्स क्या है? सेक्स सेल्स। मेल गैमेट्स स्पर्म्स, तो मेल में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमेट्स आर ओवा, तो फीमेल में गैमेट बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। सो मेल गोनाड्स आर टेस्टिस। दो टेस्टिस होते हैं which are located in a pouch like structure called scrotum. scrotum में located है ना, scrotum ऐसा होता है, it's a pouch like structure which is hanging between the two legs, and scrotum में testis क्यों है? because testis में sperm production के लिए, maturation के लिए 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। एक साइड का टेस्टिस दिखाया मैंने, ऐसे दोनों तरफ टेस्टिस होंगे। What is this pouch-like structure called? It is scrotum. दो टेस्टिस है, राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस की पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, but both testes can be at the same position. It doesn't affect the sperm production in any. So scrotum में टेस्टिस इसलिए है, mammals का फीचर है ये, scrotum is in mammals, ताकि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम रहे, स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस पेयर में है, सिचुएटेड इन द स्क्रोटल सैक ऑफ मेल्स। इनका काम क्या है जी? ये एंडोक्राइन ग्लैंड तो है ही, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, और ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्पर्म बनाने वाली प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, राइट? व्हाट इज स्क्रोटम? अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग बिटवीन द टू लेग्स। किस प्रकार से स्क्रोटम में एक डेफिनेट तापमान बना रहता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रोटल स्किन जो है उसमें अलग अलग तरह के मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स जो कि इनवॉलेंटरी हैं, टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, राइट? चलिए, टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम काटें तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो हैं, these are the structural and functional units of testes.
टिब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स हैं और टिब्यूल के बाहर जो है देयर आर लेडिग सेल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स. दीज आर द एंडोक्राइन सेल्स. दो नाम याद रखना टेस्टिस के सेल्स के, सर्टोली सेल्स, इनको सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं, नरिशिंग सेल्स भी हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं सर्टोली सेल्स. दूसरे हैं एंडोक्राइन सेल्स टेस्टिस के विच आर लेडिग सेल्स, जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, एंड्रोजन्स. सो टेस्टिस में दो तरह के सेल्स हैं, लेडिग सेल्स, सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, let me write here, sustentacular cells. They are also called supporting cells, nourishing cells. Sperm development में बड़ा important role होता है इनका. They are producing inhibin and activin. एक और चीज भी बनाते हैं that is called ABP. नोट कर लीजिएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन्स के साथ बाइंड करता है और उनका लेवल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हाई बना के रखता है. ठीक है, याद रहेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन, एक्टिविन. लेडिक सेल्स बनाते हैं जी एंड्रोजन्स. लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं. नाउ पिट्यूटरी से आने वाला LH हार्मोन याद है आपको, गोनेडोट्रोपिन, जिसे मेल्स में ICSH भी कहते हैं. ICSH का फुल फॉर्म था इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH का फुल फॉर्म था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. एंटीरियर पिट्यूटरी से आया. ये आके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है ये हार्मोन. इसके टारगेट ऑर्गन ये गोनाड्स, मेल गोनाड्स. लेडिक सेल्स इसके रिस्पांस में एंड्रोजन्स बना रहे हैं. व्हेन यू से एंड्रोजन्स, इट इज नॉट अ सिंगल हार्मोन. एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स. टेस्टोस्टेरोन जिसमें से एक एग्जांपल है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन, ये सभी एंड्रोजन्स हैं और ये कोलेस्टेरॉल से बनते हैं. सर्टोली सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी का जो FSH है ना, वो यहाँ पे एक्ट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दो गोनेडोट्रोपिन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाए, LH, FSH. दोनों की रिसेप्टर्स मैंने बता दिए कि टेस्टिस में पहुंचने के बाद दोनों का स्पेसिफिक टारगेट सेल कौन सा. LH के लिए लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, FSH के लिए सर्टोली सेल्स. ठीक है जी, क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं. एंड्रोजन्स, द मेल सेक्स हार्मोन्स, दे स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं. दे एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेगुलेट मेल सेक्सुअल बिहेवियर या लिबिडो, सेक्स ड्राइव जो है, सेक्स ड्राइव या लिबिडो, उसको रेगुलेट करते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस में एनाबॉलिक इफेक्ट है. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप इफेक्ट, जैसे मसल बिल्डअप करने. आपने देखा होगा बहुत से बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स लेते भी हैं मसल बिल्डअप करने के लिए. बड़ी नुकसानदायक बात होती है ये, बिकॉज लिवर डैमेज होने लगता है उससे. स्टेरॉइड्स अल्टीमेटली जाके लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं. किडनीज और लिवर दोनों ही डैमेज होंगी अगर आप बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं मसल बिल्डअप के लिए. जो नेचुरल बॉडी का स्टेरॉइड प्रोडक्शन है वही होना चाहिए. जब आप बाहर से स्टेरॉइड ले लेते हैं तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिवली सप्रेस करता है और पिट्यूटरी खुद अपने हार्मोन्स बनाना फिर बंद कर देगी. तो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स स्टॉप होने लगता है. बहुत ही हार्मफुल नुकसान होते हैं जब बाहर से कोई इंसान स्टेरॉइड्स लेता है. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड्रोजन्स जो हैं दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इन सब के लिए भी एंड्रोजन्स हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी फैट, मसल मास, broadening of the chest, then beard, mustaches, deep voice, body hair, इन सब के लिए जो है ये एंड्रोजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए भी, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, इन सब का ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटेनेंस भी एंड्रोजन्स के ही काम है. राइट? दे आर प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू लाइक बोन्स एंड मसल्स. पहले भी मैंने बता दिया, शरीर में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, कैरेक्टर्स, इन सब के लिए एंड्रोजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. प्यूबर्टी के टाइम पे जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स टेस्टिस मेल्स में या ओवरीज फीमेल में अपना हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो शरीर में बदलाव आते हैं. सीबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती हैं, दे प्रोड्यूस मोर ऑयल, जिसके कारण एक्ने या मुहासे होते हैं, बिकॉज दैट ऑयल अट्रैक्ट्स द डस्ट एंड डर्ट, बैक्टीरियल ग्रोथ. फेशियल हेयर ग्रो करते हैं, लैरिंक्स गेट्स बिगर, वॉइस डीपन्स. एडम्स एप्पल कहते हैं ना हम यहाँ पे मेल्स में, द थायराइड कार्टिलेज एनलार्जेस एंड इट फॉर्म्स एडम्स एप्पल.
vocal cords become thicker and stronger and larger. Males के case में female के comparison में vocal cords are thicker and longer, so males have deep voice, low pitch voice. Armpits में hair grow करते हैं, pubic region में hair grow करते हैं, male copulatory organ, penis, prostate, seminal vesicles, they grow bigger in size, muscles develop होंगे. So सभी masculine features जो हम कहते हैं वो puberty time पे बच्चों में फिर develop होने लगते हैं, right? Because उस समय androgens का level बढ़ता है, androgens पहले भी present है, puberty पे level बढ़ता है, right जी? Now, Sertoli cells का एक हार्मोन बताया था inhibin और दूसरा एक्टिविन. Inhibin जो है secreted by Sertoli cells, it inhibits FSH production from anterior lobe of pituitary. और activin activates FSH production. FSH follicle stimulating hormone है, anterior pituitary से आके वो testis पे act करा, testis में उसके response में बना हार्मोन Sertoli cells के द्वारा inhibin वापस फीडबैक डालता है पिट्यूटरी पे, एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है इनहिबिन का कि तुम एफएसएच का लेवल डाउन रखो. मैंने बताया था ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपस में फीडबैक लूप्स होते हैं एक दूसरे के हार्मोन को रेगुलेट कर. सो एक्टिविन बढ़ाएगा एफएसएच का लेवल, इनहिबिन घटाए. क्लास 12th में जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, ये सभी हार्मोन्स तब दोबारा भी डिस्कस करेंगे. फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी ओवरीज. ओवरीज भी मिक्स्ड टिश्यूज. There are two ovaries, they are intra-abdominal. बादाम की शेप की होती हैं, almond shaped और मेन बॉडी कैविटी के अंदर है. ओवरीज के लिए तापमान कोई समस्या नहीं है. ओवरीज कैन प्रोड्यूस ओवा at high temperature. Temperature is a problem for testes. So there's a pair of ovaries, intra-abdominal structures हैं pelvic cavity में. ये फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, oogenesis के रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब फीमेल गैमीट बनाती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड तो ये है ही. ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन्स बना रहे हैं. ओवरी का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिए. प्यूबर्टी के टाइम पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो यूट्रस में तो उन 28 डेज में चेंजेस होते ही हैं, साथ के साथ ओवरीज में भी बदलाव हो रहे हैं. ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल. फॉलिकल की डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और एक फाइनल ग्रोन मैच्योर फॉलिकल भी होता है जिसका नाम आपको पहले भी बताया था, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. It is the final mature follicle in the ovary which undergoes ovulation. Ovulation is the process of release of the ova from the ovary. अगर किसी फीमेल का साइकिल 28 डेज का है तो साइकिल के 14th डे पर ओवरी से ओवा रिलीज होता है. इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, जनरली इट इज समवेयर अराउंड द डे 14. डिटेल में आपको बताऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते समय कि साइकिल अगर ज्यादा दिनों का होगा तो ओवा कब रिलीज हो. ग्राफिन फॉलिकल से ओवा जब रिलीज हो जाता है तो ग्राफिन फॉलिकल के बचे कुचे सेल्स एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम. येलो बॉडी, येलोइश कलर का है. इट हैज ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटिन पिगमेंट. कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है. Corpus luteum secretes small amount of estrogen and large amount of progesterone. मुख्य रूप से ये प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स है. ओवरी से आने वाले हार्मोन्स जो हैं अलग अलग तरह के हैं. देयर आर स्टेरॉइडल हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टिन कह देते हैं अगर कैटेगरी हम करें, ठीक है जी. देन प्रोटीनेशियस हार्मोन्स में रिलैक्सिन, इनहिबिन, एक्टिन. पूरा हम डिटेल में जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऐसे फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप करता है. एंटीरियर पिट्यूटरी का एलएच कहां पे एक्ट करेगा ओवरी में, एफएसएच कहां पे एक्ट करेगा, और किस प्रकार फॉलिकल ग्रो करता है, और वो डेवलपिंग फॉलिकल ही अलग अलग हार्मोन्स बनाता है. सो ऑल इन ऑल ओवरी में प्रोटीनेशियस हार्मोन्स भी बन रहे हैं जैसे कि रिलैक्सिन, इनहिबिन, एक्टिविन, एंड देन स्टेरॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन्स जब हम कहते हैं, ईस्ट्रोजन एक कैटेगरी है, इसमें इंक्लूडेड है ईस्ट्रोन. मैं लिख देता हूं जी, ईस्ट्रोजन कैटेगरी में आ गया ईस्ट्रोन, ईस्ट्रायोल, ईस्ट्राडायोल. ये ईस्ट्रोजन कैटेगरी के 3 हार्मोन्स, जिसमें से ईस्ट्राडायोल प्रिंसिपल ईस्ट्रोजन है. डेवलपिंग फॉलिकल्स ही इनको बना रहे हैं और ये ओवा को मैच्योर कर रहे हैं. ईस्ट्रोजन जैसे मेल में एंड्रोजन्स है, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और कैरेक्टर की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, ऐसे ही फीमेल्स में ईस्ट्रोजन्स जो हैं they are regulating the growth, development and maintenance of female secondary sex organs and characters.
दे आर इन्फ्लुएंसिंग द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर ऑल्सो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए जैसा हमने मेल में देखा था, growth, development and functioning of the female secondary sex organs, uterus, fallopian tube, जितने भी secondary sex organs हैं, even the breast also, फीमेल में भी आर्मपिट हेयर ग्रो करेंगे, हाई पिच वॉइस है, यूट्रस ग्रोस बिगर इन साइज, प्यूबिक हेयर ग्रो करेंगे, बॉडी का एक शेप होगा, मेल में जैसे शोल्डर्स ब्रॉड है, फीमेल में पैल्विक एरिया ब्रॉड है। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यूट्रस का जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसको ग्रो कराते हैं, ईस्ट्रोजन माइटोसिस प्रमोट करवाता है उसमें। ओके, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है, मेन कॉर्पस ल्यूटियम इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम में देयर इज ल्यूटिन प्रोटीन एंड देयर इज कैरोटीन पिगमेंट आल्सो, येलोइश टिंज जो देता है। प्रोजेस्टेरॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, याद रखिएगा। यूट्रस के एपिथेलियम को सिक्रीटरी बनाता है, मेमरी ग्लैंड्स की प्राइमिंग भी करता है। मैंने बताया था मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन जब हो रहा है, लैक्टेशन, बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ईस्ट्रोजन कॉजेज ग्रोथ ऑफ द मेमरी टिश्यू, प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज प्राइमिंग ऑफ द मेमरी टिश्यू। प्राइमिंग से मतलब होता है प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टर्स फॉर प्रोलैक्टिन, ताकि प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करे और मिल्क का प्रोडक्शन। फिर ऑक्सीटोसिन होगा तो मिल्क का रिलीज होगा, इजेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई एंड द मिल्क सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन का भी इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, मिल्क प्रोडक्शन। प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस ल्यूटियम तो बनाता ही बनाता, इसके अलावा प्लेसेंटा भी बनाता। प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी फीटो मैटरनल कनेक्शन formed during pregnancy. Progesterone inhibits uterine contractions. Progesterone pregnancy को कैसे मेंटेन कर रहा है? Progesterone inhibits uterine contractions. यूट्रस में स्मूथ मसल्स, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन गया, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फीटस विल बी एक्सपेल्ड आउट, राइट। रिलैक्सिन हार्मोन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल माना जाता है रिलैक्सिन ह्यूमंस में। बहुत सी मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं रिलैक्सिन डजंट एग्जिस्ट इन ह्यूमंस, आप स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक भी देखिएगा। बाकी जानवरों में देखा गया रिलैक्सिन इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द pelvic ligaments at the time of birth of the baby. It softens the pelvic ligaments ताकि बच्चे का जन्म जो है आसानी से हो सके। Head of the baby is the first structure to come out of the reproductive tract of mother. Pubis symphysis joint है, आप याद है आपको, फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट जो है, जो दोनों pelvic girdle के कॉक्से को आगे से कनेक्ट करता है। सो ये रिलैक्स हो जाता है बच्चे के जन्म के समय। ह्यूमंस में इसका एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रोवर्शियल। रिलैक्सिन के बाद देखते हैं इनहिबिन भी है फीमेल में, एफएसएच के रिस्पॉन्स में, जैसे मेल में प्रोड्यूस हो रहा था। इनहिबिन का भी नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है एफएसएच पे, सेम जैसा कि मेल में। एक्टिविन एक्टिवेट्स एफएसएच एंड जीएनआरएच प्रोडक्शन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फॉर्म। तो ये फीडबैक लूप है यहां पर कि ओवरी ने हार्मोन बनाया पिट्यूटरी के हार्मोन के रिस्पॉन्स में, एफएसएच के रिस्पॉन्स में इनहिबिन एक्टिविन बना, यही दोनों हार्मोन्स वापस एफएसएच एंड इवन जीएनआरएच की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, राइट जी। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, कॉर्पस ल्यूटियम इज द ओनली टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ऑफ कोर्स द फीमेल बॉडी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, जो रिलीज्ड ओवा है फेलोपियन ट्यूब में गया, स्पर्म से मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी होगी, तो कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक बना रहता है ओवरी। 3 महीने के बाद प्लेसेंटा खुद इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो सफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन बना सकता है। तो पहला ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में corpus luteum is the main source of progesterone, right? So with that we finish off with gonads, testes and ovaries. एक बेसिक सी जानकारी ली है आपने। इन हार्मोन्स का और डिटेल्ड रोल हम देखेंगे क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। लिखिएगा जरूर इंफॉर्मेशन को, आपने जो लिखा है उसे याद जरूर कीजिएगा। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट दैट प्रैक्टिस हैज टू बी अंडर guidance of able mentors and faculty members which you have already got.
चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूँ, आपको ढेरों गुड विशेस देता हूँ। अगले सेशन में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस।